देखो पहला अब क्या, गिफ्ट है ना, एक बचा है गिफ्ट का। गिफ्ट का सीन अपने आप में सिंपल है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पे करता है तो वो क्या होता है, गिफ्ट होगा, है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पे करेगा तो वो क्या होगा, गिफ्ट होगा। मतलब अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, और उसके बिहाफ में कुछ दिया जा रहा है तो वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर आपने कोई सर्विस नहीं दी है लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है और वो एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो आपके लिए क्या माना जाएगा, गिफ्ट माना जाएगा। ठीक है, और वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे सैलरी का पार्ट होगा। तो गिफ्ट होते हैं दो टाइप के, एक हो गया हमारा गिफ्ट इन कैश और एक हो गया गिफ्ट इन काइंड, है ना। तो गिफ्ट इन कैश हो या गिफ्ट इन काइंड हो, इन एनी केस वो हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा और सैलरी का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर वो कैश हुआ तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, और अगर वो काइंड में हुआ तो वो एग्जेम्प्ट होगा अप टू ₹5,000। ठीक है, घड़ी दी गई या कुछ भी काइंड में प्रॉपर्टी, काइंड में चीज़ दी गई, उस कंडीशन में आपको 5,000 तक की प्रॉपर्ट जो चीज़ मिल रही है वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, और उसके ऊपर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन इन केस ऑफ कैश गिफ्ट, अगर आपको कैश में दिया गया वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है, बस यही था गिफ्ट में, और कुछ भी नहीं है। गिफ्ट के बाद क्या था, ये कभी देखा था मैं, अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स एट कंसेशनल रेट। ठीक है, मतलब क्या, हम लोगों को हमारा एम्प्लॉयर कोई एसेट दे रहा है जो मूवेबल है, वो मूवेबल एसेट हमको दे रहा है और वो कंसेशनल रेट पे दे रहा है। ठीक है, अब कंसेशनल रेट मतलब कि मान लो कि एक कार है, कार किसकी है, कंपनी की कार है। ठीक है, कंपनी की कार अब कंपनी के लिए किसी काम की नहीं है, तो कंपनी ने इस कार को सेल आउट करने की डिसाइड किया है, और वो सेल किसको किया जा रहा है, एक पर्सन को किया जा रहा है, वो हमारे कंपनी का एम्प्लॉय है। ठीक है, अब ये जो कार है, इस कार की आज की WDV है 10,000, इस कार की WDV मान लेते हैं 1 लाख है, और कंपनी हमें सेल आउट कर रही है एट ₹70,000। तो क्या हमारा बेनिफिट है इसमें, अगर 1 लाख की चीज़ हम लोग को 70,000 में मिलती है तो क्या हमारा बेनिफिट है, बेनिफिट है। कितने का बेनिफिट हुआ, 30,000 का बेनिफिट हुआ, क्योंकि आउट ऑफ 1 लाख 70,000 तो हम खुद पे कर ही रहे हैं। तो जो 30,000 है वो हमारा क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, और ये बेनिफिट हम लोग के लिए टैक्सेबल होगा सैलरी में। अगर ये प्रॉपर्टी 1 लाख की है और कंपनी ने हमें 1,10,000 में बेची, कंपनी की बुक में उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 लाख में, और कंपनी ने हमें कितने में बेची, 1,10,000 में बेची, तो ये 10,000 का क्या किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिट है क्या, हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, जितने की एसेट आ रहे हैं उससे ज़्यादा हम पे कर रहे हैं, तो हमारा कोई बेनिफिट है क्या, नहीं। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम ऑफ सैलरी, और सैलरी किसको मिल रही है, एम्प्लॉय को मिल रही है, तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एम्प्लॉय को प्रॉफिट होगा तो ऐड किया जाएगा, कुछ नहीं होगा तो हमें, या लॉस भी होगा तो उसे इग्नोर करेंगे। क्लियर है, तो ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट एट कंसेशनल रेट मतलब यही, जो 30,000 का पार्ट आया ना, ये 30,000 क्या है हमारे लिए, कंसेशन मिला है 30 का, और वो कंसेशन हमारे लिए बेनिफिट बन गया, और ये ऐसी बेनिफिट क्या होती है, हमारे अकाउंट में टैक्सेबल होती है। क्लियर है क्या, बट यहाँ मेन पॉइंट ये है, हमें यहाँ कैलकुलेट करना होता है WDV। WDV मतलब पता है, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा तो कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी एसेट, तो उसका हमें क्या निकालना होगा, WDV निकालना होगा। WDV कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जो बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, WDV। तो हमें कैलकुलेट करना है तो क्या, WDV, और इस WDV के बेस पे हमें डिसाइड करना होगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बेनिफिट है हमारे लिए, डेट इज एम्प्लॉय के लिए, तो उन बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो पहले निकालेंगे क्या, कॉस्ट से WDV निकालेंगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, और फिर निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट, सेल, जो भी सेल प्राइस रखा गया होगा हमारे लिए, माइनस WDV। जो बैलेंस बचेगा वो हो सकता है पॉजिटिव हो या हो सकता है नेगेटिव हो।
ठीक है, पॉजिटिव रहा मतलब बेनिफिट है हमारे लिए, और नेगेटिव है मतलब लॉस है। तो हम लोगों को सिर्फ बेनिफिट देखना है। बेनिफिट अगर रहा तो ये क्या होगा, इंक्लूड इन सैलरी, फिर उसे क्या किया जाएगा, सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में? ठीक। तो ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट एट कंसेशनल रेट में हम लोग को सबसे पहला काम क्या, WDV निकालना है। ठीक है, लेकिन WDV निकालेंगे कैसे? WDV निकालने के लिए हमें क्या माइनस करना होता है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के लिए हमें रेट पता होने चाहिए, तो रेट क्या होंगे वो हमें लिखना होगा। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ठीक है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में अलग अलग एसेट्स के ऊपर अलग अलग रेट लगेंगे। पहला एक होगी हमारे पास कंप्यूटर, मान लो पहला कंप्यूटर के ऊपर चार्ज होता है 50% डेप्रिसिएशन अंडर WDV। ठीक है, कौन से बेसिस पे लगेगा, WDV मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लगेगा। एक एसेट होगा वो होगा कार के ऊपर चार्ज होता है 20%, ये भी अंडर कौन सा मेथड, WDV। और जितने भी एसेट बच गए वो सब अदर के कैटेगरी में आ जाएंगे, और उनका चार्ज होगा 10% अंडर वॉट, ये होगा SM। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है लास्ट, अदर जो एसेट है मतलब जो भी कंप्यूटर और कार को छोड़ के जो भी होंगे सब पे कौन सा रेट लगेगा, 10%। और कौन सा मेथड लगेगा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर है, तो याद होगा तुम लोगों को, उसी बेसिस पे अगर हमें फर्नीचर मिलता है, जो हम लोगों ने RFH कैलकुलेट किया था, याद है, रेंट फ्री हाउस में हमें अलग से फर्नीचर मिलता है या रेफ्रिजरेटर मिलता है, तो हम क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ एसेट का 10% ऐड करते थे, याद है, जो भी कॉस्ट होगा उसका 10% हम लोग ऐड कर देते थे। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये इस बेसिस पे चार्ज होता था। अदर एसेट्स जो भी होते हैं अदर देन कंप्यूटर, अदर देन कार, इनकम फ्रॉम सैलरी में उसका रेट क्या डिसाइड किया गया, 10%, और वो हमेशा 10% ही चार्ज किए जाएंगे। क्लियर है क्या? और वो कौन से मेथड पे होंगे, SLM मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड, या उसका दूसरा नाम क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हमेशा चार्ज होंगे तो कौन से बेसिस पे लगे होंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होंगे, दैट इज जो कॉस्ट होता है उसका 10% निकाल के अप्लाई कर दो। आई बात समझ? हाँ बोलो। नहीं ऐसा नहीं बोलता, नहीं, ये इनकम टैक्स का रूल है, रूल कोई चेंज नहीं कर सकता। हमें क्वेश्चन में, चलो ठीक है, क्वेश्चन में अगर बोल भी दिया ना तो भी हमें यही अप्लाई करना है। कंपनी कुछ भी चार्ज करती हो, हमें जब कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन तब हमेशा यही रेट अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा। हाँ, मेथड यही जो अपन लोग ऊपर, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग। WDV कंप्यूटर के लिए, कार के लिए भी WDV, और अदर एसेट्स इनके अलावा कुछ भी अगर होगा तो वो क्या होगा, 10% होगा। और कौन सा मेथड, SLM मेथड। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, SLM बेसिस का मतलब क्या होता, SLM बेसिस अगर चार्ज हुआ, ये पहला चीज़ था। इसी के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है, SLM बेसिस का मतलब क्या, 10% तो फिक्स हो गया, 10% ऑफ एसेट। अब इस 10% को हम लोगों ने अगर 10 बार चार्ज किया तो उस एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। 10% को अगर हम लोगों ने 10 बार चार्ज किया तो 10% इंटू 10 100%, मतलब 100% 10 साल में कंप्लीट हो चुका है। आई बात समझी? 10% ऑफ एसेट इफ चार्ज फॉर 10 ईयर्स, तो उस एसेट की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है, उसकी एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई। मतलब क्या, अगर 10 साल बाद हमें बेचा जा रहा है, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अदर एसेट की बात कर रहा हूँ। अदर एसेट में WDV नहीं लग रहा है, SLM लग रहा है, हम लोग सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। अगर 10% चार्ज किया गया है SLM बेसिस पे 10 साल के लिए, तो उस एसेट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो गई। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उस एसेट की WDV कितनी निकली, 0। अब उस एसेट को 100 रुपये में बेचा गया तो 100 रुपये क्या वो हमारे लिए बेनिफिट हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी थी, 0 थी। लेकिन कंपनी ने बेच कितने में दिया उसको, 100 रुपये से बेच दिया, तो कंपनी का प्रॉफिट, हमारा कोई प्रॉफिट है क्या, नहीं, हमने तो खरीदा है उसको बिना, हमारा कोई प्रॉफिट बेनिफिट नहीं है, तो हमारे अकाउंट में टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी के पास एक कैमरा है, ठीक है, कैमरा परचेज़ किया था कंपनी ने आज से 10 साल 12 साल पहले, ठीक है।
तो इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि WDV जो होगा, WDV उसका कितना है, 0 है, निकालने की ज़रूरत है क्या, 10%, 10%, 10%, 10 साल खत्म कर दिया होगा तो उसके एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, कंपनी के पास 0 हो चुकी है। अब लेकिन कंपनी ने उस कैमरा को बेचने की डिसाइड किया और एम्प्लॉय को बेच दिया, एम्प्लॉय ने उसको खरीदा है 2000 में, ठीक है, एम्प्लॉय ने खरीदा 2000 में माइनस करते हैं WDV 0 हो गया तो आ गया पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज़ गलत हो गई, ऊपर जो आएगा ना, ये जो बेनिफिट दिख रहा था, ये बेनिफिट हम लोगों ने एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला, तो यहाँ मैं गलत बता दिया। जो बेनिफिट आएगा सेल माइनस WDV प्लस में आ रहा है आंसर, अगर प्लस में आ रहा है तो मीन्स कंपनी का फ़ायदा हो रहा है ना, हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है। WDV जितने का था हम लोगों ने उसे ज़्यादा में बेच दिया, तो ये किसका फ़ायदा हुआ, कंपनी का हुआ। हमें किसका फ़ायदा देखना है, एम्प्लॉय का फ़ायदा देखना है। क्यों, क्योंकि हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, एम्प्लॉय का कैलकुलेशन कर रहे हैं। आ रही बात सुनिए, कोई टेंशन, कोई तकलीफ, ठीक। तो सेल ज़्यादा और WDV कम होगा तो बेनिफिट होगा ज़रूर, लेकिन किसको, एम्प्लॉयर को होगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लॉस। अगर यहाँ लॉस होगा तो हम लोग इनकम फ्रॉम इंक्लूडिंग सैलरी में इंक्लूड करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड करेंगे। आई बात समझ में। एक काम कर सकते हो तुम लोग, इसको भूल जाओ, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही समझ जाओ क्या हो रहा है। यहाँ देखोगे तो शायद कंफ्यूज होगा कि हम लोग लॉस क्यों ऐड करें। वो कंपनी का लॉस हो रहा है, हमारा नहीं। कंपनी का लॉस मीन्स हमारा क्या हो रहा है, फ़ायदा। समझने के लिए समझ सकते हो, बट जब सॉल्व करने बैठोगे तो दिक्कत आ सकती है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि अगर हमारा कोई फ़ायदा है तो हमारे सैलरी में जुड़ेगा। कंपनी के पास जो चीज़ 10,000 की है, कंपनी ने हमें 8,000 में बेच दिया, तो ऑब्वियसली हमारा बेनिफिट कितने का हो रहा है, 2000 का हो रहा है। तो वो बेनिफिट हमें अपने सैलरी में ऐड करना होगा। क्लियर है। तो वैसे ही अब ये नीचे एग्जांपल देख रहे थे हम लोग, जो कैमरा था, कैमरे के आज की डेट में WDV कितनी हो गई है, 0। क्यों, क्योंकि उसको हो गया कितने साल, 12 साल। कंपनी उसको बेच रही है कितने साल बाद, 12 साल बाद। और जो कैमरा है ये अदर एसेट में बिलोंग करता है, क्योंकि वो कंप्यूटर नहीं है ना वो कार, तो वो अदर एसेट में आ गया। अदर एसेट पे चार्ज होता है 10% SLM बेसिस पे, और 10% हमने 10 साल चार्ज कर दिया तो वो उसकी वैलिड 0 हो गई है। कंपनी ने उसको बेचा है 2000 में, तो हमारा कोई बेनिफिट है क्या, ये कंपनी का प्रॉपर बेनिफिट है, हमारा कोई बेनिफिट है क्या, नहीं। तो ये हमारे सैलरी में इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। कंपनी का पूरा बेनिफिट, बट हमारा कोई बेनिफिट है नहीं है, तो हमारे अकाउंट में ऐड, हमारे सैलरी में ऐड नहीं होगा। क्लियर है क्या। तो ये हर एसेट जो कंप्यूटर नहीं है और जो कार नहीं है, उन एसेट के लिए ऐसे ही होगा। हमें ईयर भी देखना होगा कि वो एसेट कितना पुराना है। कॉस्ट दिया जाएगा और कॉस्ट के बगल में उसका डेट भी दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि कितने साल का डेप्रिसिएशन हमें उस पर चार्ज करना है। क्लियर है। कंपनी का देखो, सीधी सी बात है ना, कंपनी ने कितने में बेचा, 2000। कंपनी के पास जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू में कितनी एसेट दिख रही है, वैल्यू 0 दिख रही है। कंपनी ने जीरो वैल्यू वाले प्रॉपर्टी को 2000 में बेच दिया, तो ये फ़ायदा किसका, कंपनी का, है ना। ये हुआ कंपनीज बेनिफिट। और सीधी सी बात, बेचने वाले को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब खरीदने वाले को लॉस हो रहा होगा। अरे बस ठीक, तो हमारे लिए इसको हमारे सैलरी में ऐड करना नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का गिफ्ट हो गया, और एनी अदर प्रॉपर्टी हो गई। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और WDV कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें कोई डाउट है क्या। कॉस्ट लिखना है और डेप्रिसिएशन माइनस करते जाना है, जितने साल का होगा उतने साल के बेसिस पे। दूसरा पॉइंट ये कि हम लोगों को कंप्लीटेड ईयर्स का लेना होता है। WDV जो चार्ज करेंगे ना, WDV चार्ज करेंगे, SLM जो चार्ज करेंगे, ये कौन सी ईयर का होगा, फॉर कंप्लीटेड ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर्स का मतलब कि अगर मान लो कि एसेट को खरीदे हुए 5 साल और 2 महीने हुए, तो हम लोग कितने साल लेने हैं, 5 ईयर्स लेने हैं। कंप्लीटेड ईयर्स कितने हुए, कंप्लीट ईयर्स कितने हुए, 5 ईयर्स। तो हम लोग को 5 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कल जब सॉल्यूशन आएंगे ना क्वेश्चन, तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। बट ये अपन लोग सिर्फ रेट ऑफ परसेंटेज याद कर रहे हैं कि क्या क्या परसेंट होगा और किस बेसिस पे हमें अपना बेनिफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम क्या SLM से, हाँ। हाँ, वो तो चलता रहेगा। WDV में अपन देखते हैं ना कि इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, तो चलता रहेगा। देखो, कैलकुलेट तो सब में करना पड़ेगा, बस मैं बता रहा हूँ कि अगर SLM बेस पे चार्ज किया जा रहा है, तो हम लोग को इतना तो पता है कि 10 साल बाद उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। तो उसमें क्या है, कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि 10 साल बाद हमें अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, 11वां साल टच हो गया ना, मतलब उसके एसेट की वैल्यू WDV क्या हो गई, 0 हो गई। अब
एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। फ्री में भी लेता है तो कोई बेनिफिट नहीं है। एसेट की वैल्यू कितनी थी, 0, कितने में दे दिया गया, 0, हमारा कोई फ़ायदा है क्या, नहीं, तो भी कोई वैल्यू कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्लियर है, ठीक, ये था। चलो यहाँ तक समझ में आया क्या। अब आगे देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन एट कंसेशनल रेट। एक था गिफ्ट, एक था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन एट कंसेशनल रेट, ये नाम से समझ में आ रहा होगा कि कंपनी अगर हमें लोन दे रही है, हमें लोन लेना है, हमें पैसे चाहिए, तो हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, बाहर के पर्सन से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, या फिर हम लोग अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये मान लो एक SBI है, ये हमारा एम्प्लॉयर है और ये हमारा एम्प्लॉई, ठीक है। SBI से ये पर्सन अगर लोन लेता तो इनको चार्ज होता 12% पर एनम का इंटरेस्ट, लेकिन हम लोग अपने एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं तो हम लोग को चार्ज किया जा रहा है 9% पर एनम, ठीक है। देखो लोन लेना कोई बेनिफिट नहीं है, लोन लेना कोई बेनिफिट नहीं है, चाहे हम लोग बैंक से ले या बाहर वाले पर्सन से ले या हमारे एम्प्लॉयर से ले, हम लोग को लोन लेने से मतलब था, लोन कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि रिटर्न तो हमें दोनों जगह ही करना पड़ेगा, चाहे वो SBI हो या बैंक, कोई अदर बैंक हो या फिर एम्प्लॉयर हो। बट बेनिफिट कहाँ पर दिख सकता है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट में। बैंक हमें प्रोवाइड करती तो 12% चार्ज करती, लेकिन हमारे एम्प्लॉयर हमें प्रोवाइड करते हैं तो 9% चार्ज करते हैं, हमारे लिए बेनिफिट कितने का हो गया, 3% का बेनिफिट हो गया। तो 3% ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो इसी यही हमारा क्या है, कंसेशन रेट। क्लियर है। अब दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं पर ये चीज़ें टैक्सेबल नहीं होती है। फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन आर एग्जम्प्ट, ठीक है। कुछ कुछ लोन जो है इसके ऊपर के इंटरेस्ट क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं। पहला ये, इफ़ लोन डजंट एक्सीड्स ₹20,000, अगर हमारा लोन जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 20,000 तक है, उससे एक्सीड नहीं करती है, तो हमें उस पर इंटरेस्ट, मतलब अगर बेनिफिट भी दिख रहा है तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या, इफ़ लोन इज टेकन फॉर सेवियर डिसीजेस, अरे यार, ठीक है। तो अगर लोन हम लोग का 20,000 से कम है तो क्या होगा, तो क्या होगा, बेनिफिट अगर दिख भी रहा है तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो लोन अगर 20,000 से कम था और डिफरेंस कितना भी बड़ा हो, तो बैंक 12% में दे रही है, हमारा जो एम्प्लॉयर है वो सिर्फ 2% में दे रहा है, ठीक है। 10% का बेनिफिट दिख रहा है बट वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट कितना था, 20,000 या उससे कम। दूसरा पॉइंट क्या, कि अगर हम लोग मेजर डिसीज़ के लिए ले रहे हैं, है ना, हम लोग का डिसीज, मेजर डिसीज़ के लिए अगर लोन लिया जा रहा है, उस कंडीशन पे भी कितना बड़ा भी गैप हो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होगा। और इस बार अमाउंट का कोई लिमिटेशन नहीं, आप कितना भी बड़ा लोन लो, लेकिन वो डिसीज़ के लिए अगर है तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए एग्जाम्प्ट माना जाएगा। क्लियर है क्या। हाँ हाँ, सीवियर डिसीज़ मतलब कैंसर हो गया, बड़े बड़े डिसीजेज जो होते हैं उनके, हाँ मेजर डिसीजेज, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे हम लोगों का लोन एग्जाम्प्ट, लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ जो अपन लोग पढ़े थे कल RPF के ऊपर, वो छूट गया था मुझसे कल, क्योंकि अपन लोग RPF पढ़े, RPF के बाद उसका इंटरेस्ट नहीं पढ़े थे। RPF में क्या पढ़े थे, याद है। RPF में 3 टाइप के RPF होते हैं, सॉरी PF जो होते हैं 3 टाइप के PF होते हैं, एक स्टैट्यूटरी, एक होता है रिकॉग्नाइज, एक होता है अनरिकॉग्नाइज। स्टैट्यूटरी को अपन लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है इन ऑल केसेस। जब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, जब कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा, लेकिन ओनली इफ़ एक्सीड्स 12% ऑफ द सैलरी, ठीक है।
और एक और क्या मतलब कंट्रीब्यूट कौन करेगा, एम्प्लॉयर। हमारा कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो हमारा ही खर्चा है। हम लोग क्या टैक्सेबल कर रहे हैं, हम लोग अपने इनकम को देख रहे हैं, हमारे खर्चों को नहीं देख रहे। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग अपने इनकम को देख रहे हैं। तो हमारा बेनिफिट क्या, अगर हमारे लिए हमारे एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो हमारे लिए टैक्सेबल होगा। अब अगर हमारा एम्प्लॉयर है वो, ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, इधर ध्यान दो अभी। कंट्रीब्यूशन फिर से शुरू करता हूँ मैं। आरपीएफ में सॉरी कंट्रीब्यूशन जो कंपनी की देगी हमें, वो क्या दो टाइप के होंगे, एक होगा आरपीएफ और एक होगा यूआरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ अगर कंपनी कंट्रीब्यूट कर ठीक आरपीएफ अगर कंट्रीब्यूट करती है कंपनी, तो वो हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा इफ़ एक्सीड्स कितना 12% ऑफ सैलरी, यही था। और ये कंट्रीब्यूशन अगर होगा यूआरपीएफ तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये क्या पढ़े अभी तक हम लोगों ने, ये कंट्रीब्यूशन मतलब जब कंपनी हमारे आरपीएफ अकाउंट में क्या करेगी या पीएफ अकाउंट में क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। तो जब कंट्रीब्यूशन किया जाएगा तब आरपीएफ क्या होगा, टैक्सेबल होगा, और यूआरपीएफ क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन कब आएगी, जब इसे विड्रॉ किया जाएगा, जब ये मैच्योर्ड होगा। ठीक है, मैच्योरिटी के समय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ जब रिटायरमेंट होगा तो ये विड्रॉ किया जाएगा। तो रिटायरमेंट के समय जब विड्रॉ होगा, आरपीएफ विड्रॉ होगा, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। समझ में आ रहा ना, क्योंकि जब हमने कंट्रीब्यूट किया था ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है, तो जब ये टोटल अमाउंट जब रिफंड किया जाएगा तब वो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। आरपीएफ पहले टैक्सेबल था, ध्यान दो, आरपीएफ पहले क्या था, टैक्सेबल था, तो वो आज के रेट में क्या हो जाएगा, अब विड्रॉ करेंगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब कहीं हमने 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया है और 100 रुपीज़ में ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, जब 100 रुपीज़ वापस मिलेगा तब क्या वो टैक्स होगा, क्या नहीं। अब इसका उल्टा है यूआरपीएफ जब कंट्रीब्यूट किया गया था तब क्या था, एग्जेम्प्ट था, मतलब अभी तक उस इनकम पे टैक्स लगा नहीं है। तो जब उसको विड्रॉ किया जाएगा मैच्योरिटी रिटायरमेंट के समय में जब विड्रॉ किया जाएगा तब यूआरपीएफ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो पहले एग्जेम्प्ट था, अभी तक उस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे किया गया नहीं था। ठीक है, हाँ बोलो, यूआरपीएफ पहले एग्जेम्प्ट होता है, मैच्योरिटी के रिटायरमेंट के समय में वो टैक्सेबल हो जाता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कल पढ़े थे हम लोग, इसलिए मैंने ज़्यादा फुल फॉर्म नहीं बताया। यूआरपीएफ मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मतलब एसपीएफ, ऐसे शॉर्ट में नाम हो सकते हैं। क्लियर है, तो चलो हम लोग अब क्या देखेंगे, ये हो गया। अब वैसे ही इनके इंटरेस्ट की बात आती है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। आरपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है ना, आरपीएफ का जो इंटरेस्ट होगा वो भी टैक्सेबल होता है। ठीक है, लेकिन वो अप टू एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% ऑफ आरपीएफ। तो जितना भी आपका फंड है उस फंड का 9.5% आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। मतलब आपके पैसे कहीं जमा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है। तो इंटरेस्ट कितना भी मिल सकता है, अप टू 9.5% इंटरेस्ट जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। 9.5 के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। 10% अगर मिलता है तो 9.5 एग्जेम्प्ट, 0.5 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। 11% अगर मिलता है तो 9.5% एग्जेम्प्ट हो गया, और 1.5% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उस बेस पे टैक्सेबल होता जाएगा। क्लियर है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि ऊपर भी हम लोगों ने देखा आरपीएफ के लिए क्या चाहिए, टैक्सेबल देखना होगा, लेकिन टैक्सेबल कब होगा, ओनली इफ एक्सीड्स 12% ऑफ सैलरी। अब 12% ऑफ सैलरी में सैलरी का मीनिंग क्या, यहाँ पर भी एक सैलरी मीनिंग आती है। ठीक है, मीनिंग ऑफ सैलरी में सैलरी मतलब आरपीएफ के अंदर सैलरी का मतलब क्या होगा, एचआरए सुना है, एचआरए का याद है, सैलरी। एचआरए की सैलरी क्या थी, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, और एक चीज़ होती है वो कमीशन कौन सा, फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। और यही सैलरी हमारी आरपीएफ के लिए भी होती है। ठीक है, मतलब ये सेम सैलरी
ये सेम सैलरी किसके किसके लिए हो गई, एक HRA के लिए भी हो गई एंड RPF के लिए भी हो गई। और 2-3 चीज़ें हैं जो हम लोग उसके लिए पढ़ेंगे, रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी के लिए भी होगा, 2-3 चीज़ों के लिए ये कंक्लूड किया जाएगा। इसलिए ये सैलरी याद करके रखो, ये किसके किसके लिए काम आ गई अभी तक के, HRA के लिए भी काम आ रही है और RPF के लिए भी सेम सैलरी काम आ रही है। RPF मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, कोई डाउट है क्या? ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सबकी सैलरी लिख लेते हैं फिर से शॉर्ट में। मीनिंग ऑफ सैलरी, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सैलरी होगी। तो पहली सैलरी लिखते हैं हम लोग, यही RFH के लिए लिखते हैं और HRA के लिए लिखते हैं। फॉर HRA एंड RFH, ठीक है। HRA के लिए और RFH के लिए सेम सैलरी होती है, जो कि होती क्या है, सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे और प्लस क्या, कमीशन, और कमीशन क्या, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्न ओवर। क्लियर है, दोनों के लिए यही सैलरी होगी। और क्या पढ़े थे हम लोगों ने, और एक्चुअल में शायद एक का तो सैलरी बताना भूल गया था मैं, कौन सा, RFH फॉर रिकॉग्नाइज, सॉरी RPF, सॉरी RFH का मतलब क्या था, रेंट फ्री हाउस। ऊपर किसके किसके लिए लिखे हैं, HRA के लिए और RPF के लिए। RPF मतलब क्या, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो अभी देखें ना, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की और HRA की सैलरी क्या होती है, सेम होती है। हम लोग किसकी सैलरी में अभी, RFH रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस के लिए सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक सैलरी, ये तो सब में होगा, प्लस डियरनेस पे, ये भी सब में होगा, प्लस कमीशन, यहाँ पर कमीशन ऑल टाइप ऑफ कमीशन आएगी। ठीक है, सारे टाइप के कमीशन यहाँ पर इंक्लूड होंगे, प्लस बोनस भी यहाँ पे आएगा, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। जितने भी अलाउंसेस जो टैक्सेबल है, जैसे एजुकेशन अलाउंसेस हो गया, हॉस्टल अलाउंसेस हो गए, ये सारे अलाउंसेस जो टैक्सेबल होते जाएंगे ना, वो सब इसके अंदर ऐड होंगे इन सैलरी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ RFH रेंट फ्री हाउस। ठीक है, तो बेसिक सैलरी होगा, डियरनेस पे होगा, कमीशन होगा, बोनस होगा और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस होंगे जो टैक्सेबल होंगे। अब इनका कैलकुलेशन ही ऐसा होगा, पहले क्या करते हैं हम लोग, मेन सैलरी निकालते हैं। ठीक है, मेन सैलरी में जिन जिन के लिए सैलरी यूज़ होती है, जैसे HRA के लिए सैलरी अलग यूज़ हो रही है, RPF के लिए सैलरी अलग यूज़ होती है, RFH के लिए सैलरी अलग यूज़ होती है, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग रोक के रखेंगे और उनका कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे एंड देन अमाउंट अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मैं फिर से बता देता हूँ। वैसे यहाँ तक समझ में आया, HRA की सैलरी क्या, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे और कमीशन। RPF की सैलरी क्या, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे और कमीशन। और RFH के लिए क्या, बेसिक सैलरी प्लस DPA प्लस कमीशन, बोनस और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, तो जो जो टैक्सेबल अलाउंसेस होंगे वो हमारे लिए यहाँ पर टैक्सेबल होते जाएंगे। क्लियर है। एक और होती है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए, अभी जो पढ़ेंगे एग्जाम्पशन। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सारे अलाउंसेस देखे जो जो टैक्सेबल होते जाएंगे। एक अलाउंस ऐसा है जिसका हम लोग को एग्जाम्पशन मिलता है, डिडक्शन मिलता है। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। तो ये वो है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में भी सैलरी का वर्ड यूज़ होगा और उसके सैलरी का मीनिंग होगा सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी। ठीक है, इसके सैलरी का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी एक पार्ट है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अभी तक नहीं पढ़े तो यहाँ पर देख लेते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या है, हम लोग को डिडक्शन मिलता है। ठीक है, आगे फिर इसका एक बार डिस्कशन होगा। यहाँ पर अब बात आगे करके आपको बता देता हूँ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या होता है। जैसे कंपनी में एंटरटेनमेंट होता है, एंटरटेनमेंट बोले तो कोई अगर मीटिंग हो रही है, मीटिंग होती है ना कंपनी में, जो बाहर के गेस्ट आते हैं तो मीटिंग होती है, तो मीटिंग के समय में जो खर्चे होते हैं
खाना पीना या प्रोजेक्टर के कॉस्ट्यूम, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे खर्चों को क्या बोला जाएगा, एंटरटेनमेंट। तो उसको भी फुलफिल करने के लिए आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो वो कौन से अलाउंसेस होते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होते हैं। वो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कभी कभी एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। किसके लिए एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो सकते हैं। आई बात समझिए। टैक्सेबल सबके लिए होगा। डिडक्शन मतलब क्या होता है पता है, एग्जाम्पशन और डिडक्शन में फ़र्क पता है। एग्जाम्पशन मतलब कि आपके सैलरी में जुड़ने ही नहीं दिया जाएगा, दैट इज एग्जाम्पशन। डिडक्शन मतलब क्या, डिडक्ट किया जा रहा है, पहले वो जुड़ चुका है एंड देन क्या होगा, माइनस किया जाएगा। ये डिडक्शन सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है, ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ऐड किसके लिए होगा, देखो डिडक्शन तभी आ सकता है जब पहले ऐड हुआ होगा। अगर आपके अकाउंट में आपकी सैलरी में वो चीज़ ऐड हुई नहीं है तो वो डिडक्ट करने की बात हो सकती है क्या, नहीं। तो इसका वही बता रहा हूँ कि वो टैक्सेबल किसके लिए होगा, सबके लिए होगा। ऐड किस में होगा, सब में ऐड होगा, लेकिन माइनस किस में से किया जाएगा, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होगा तो उसमें से माइनस किया जाएगा। ठीक है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ये टैक्सेबल फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर क्या, ऑल, मतलब सबके सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन डिडक्शन किसको मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। ठीक है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन मतलब जो 16 है इसमें अलाउड ओनली टू कौन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन का अमाउंट कितना होगा तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। डिडक्शन का अमाउंट कितना होगा, तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग में पहला अमाउंट क्या होगा, एक्चुअल रिसीव्ड, हमें जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिला है वो अमाउंट। दूसरा 1/5 ऑफ सैलरी। ठीक है। और तीसरा ₹5,000। इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा, लोअर होगा, इज इक्वल्स टू क्या, अलाउड फॉर डिडक्शन 60। डाउट है क्या, ठीक। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो सैलरी दिख रहा है, सैलरी, ये सैलरी का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी जो ऊपर अपन लिख लें, हाँ उसका 20%, करेक्ट। इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं क्या, 20% और 20% और या फिर 1/5 ऑफ सैलरी। क्लियर है, समझ के बाद। तो अब हम लोग कितने लोगों की मीनिंग ऑफ सैलरी देख लिए, HRA की, RPF की, RFH की और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की। सबकी सैलरी में फ़र्क है ना, सब हर बार मीनिंग ऑफ सैलरी अलग अलग होगी। क्लियर है क्या। अब मेरा अबाउट सारी चीज़ खत्म हो गई है। अब छोटी मोटी चीज़ें जैसे गार्डनर हो गया, कंपनी ने आपको घर तो दिया, साथ साथ गार्डनर भी दिया है। तो गार्डनर का जितना भी पेमेंट किया जाता है वो आपके लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। भले ही हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन कंपनी तो पे कर रही होगी। गार्डनर तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करेगा। गार्डनर हो गया, कुक हो गया, स्वीपर हो गया, गार्ड हो गया, ये सारे पर्सन जो हमें मिल रहे हैं वो कंपनी को तो चार्ज हो रहे होंगे ना। तो कंपनी जितना पे कर रही है वो हमारा बेनिफिट हो गया, जितना भी छोटे से छोटा अमाउंट और बड़े से बड़ा अमाउंट, उसमें कोई भी एग्जाम्पशन या डिडक्शन का पार्ट नहीं है। क्लियर है क्या। हाँ? नहीं, स्वीपर इन द सेंस घर की साफ सफाई करने वाले, मैंने इसलिए नाम बोल दिया। तो जो भी टाइप के पर्सन्स होंगे जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी सर्वेंट जिस भी टाइप के आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे, फुल्ली टैक्सेबल होंगे। गैस फैसिलिटी आपको दी जा रही है वो भी क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। ठीक है। तो आपको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी वो सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। अच्छा, तो अभी तक के शॉर्ट में बता देता हूँ मैं क्या क्या था। है ना, पहले अपन वही कर लेते हैं, टोटल कंप्यूटेशन में फिर से बता दूँ। इन ओवरऑल पूरा सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और इसके साथ साथ एक बार व्यू ले लेते हैं शॉर्ट में क्या क्या होगा। सबसे पहले क्या, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। सबसे पहले क्या आना चाहिए, बेसिक सैलरी।
बेसिक सैलरी के बाद हम क्या पुट करेंगे उसमें, डियरनेस अलाउंसेस। देखो मैं बताया था डियरनेस अलाउंसेस जो होते हैं, इसी के अंदर डियरनेस अलाउंसेस भी होते हैं और इसी के अंदर डियरनेस पे भी होते हैं। हमने डियरनेस अलाउंसेस ले लिया, इसका मतलब डियरनेस पे पूरा आ चुका है। जैसे हम बताया था डियरनेस अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपको डीए मिलता है। आप उसमें से 50% कंट्रीब्यूट करते हो फॉर डी पे, मतलब फॉर एंटरटेनमेंट, सॉरी एंटरटेनमेंट नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर आपने 50% ऑफ 10,000 यूज़ किया है फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब आपके 10,000 में से डी पे कितना हो गया, 5,000, मतलब बचा 5,000 क्या बोला जाएगा, डी ए बचा रहेगा। अगर हमने टोटल डी ए लिख दिया है, 10,000 को लिख दिया, मतलब उसके अंदर 5,000 आया कि नहीं आया, आ गया। तो हम लोग ये जो टोटल की बात हो रही है ना, इसके अंदर टोटल आएगा ना, उसको भी डी ए ही बोलेंगे, नो डाउट। तो हम लोग इस टोटल की बात कर रहे हैं, ये टोटल डी ए ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, उसके अंदर डी पे भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्लियर है क्या? तो और क्या आ सकता है, बोनस, और क्या होता है, हुँ? ठीक है, कमीशन, कमीशन के बाद क्या आएगा, और क्या क्या आता है याद है? बोनस हो गया, हो गया ना काका। टैक्सेबल अलाउंसेस, देखो अलाउंसेस के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें थी, एक एक करके नाम बताते जाओ, कौन से अलाउंसेस थे हमारे पास। हाँ, टैक्सेबल अलाउंसेस, एक था एजुकेशन अलाउंसेस। मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ सारे नाम, ताकि तुम लोग का पिक्चर क्लियर किया जा सके। एजुकेशन अलाउंसेस का नाम याद है, हमें 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन एग्जाम्पन मिल जाता है। तो उसमें मीनिंग ऑफ सैलरी का यूज़ होता है क्या, नहीं, तो उसका तुरंत कैलकुलेशन करेंगे एंड तुरंत पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हॉस्टल अलाउंसेस था, हॉस्टल में रहते हैं अगर, इसमें भी कोई सैलरी मीनिंग आती है क्या, नहीं। 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन दिया हुआ था, डायरेक्ट माइनस करो एंड अमाउंट पुट कर दो 300, ठीक है। फिर था एच आर ए, हाउस रेंट अलाउंसेस, इसमें मीनिंग ऑफ सैलरी आती थी। क्या करते थे इसमें, एक्चुअल रिसीव्ड, रेंट पेड और माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 40 या 50% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस इज अलाउड फॉर एग्जाम्पशन। इसमें मीनिंग ऑफ सैलरी आती है, तो हम लोग इसको रोक के रखेंगे, है ना, इसको रोक के रखेंगे और लास्ट में इसका कैलकुलेशन निकाल के पुट किया जाएगा, क्योंकि तब तक हम लोग को पता चल चुका होगा कि हमारे टोटल सैलरी में क्या क्या आ रहा है ना। तो इसको अभी अमाउंट नहीं लिखेंगे। और क्या होते हैं, और कौन से अलाउंसेस थे, ट्रिबल अलाउंसेस थे, ट्रिबल एरिया अलाउंसेस, और क्या था, कन्वेंस अलाउंसेस थे। जिसका जिसका भी सैलरी मीनिंग नहीं आती वो सब अपन क्या करेंगे, पे करते जाएंगे। ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, तुम म्यूट करो, मैं बताते जाता हूँ। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हम लोग ऐड करते जाएंगे प्रॉपरली, जिसमें जिसमें मीनिंग ऑफ सैलरी का यूज़ होता है वो सारे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, सॉरी उनका कैलकुलेशन स्टॉप करके रखेंगे। एक होता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में हमने क्या देखा था कि वो टैक्सेबल किसके लिए होता है, सबके लिए होता है, इसलिए हम लोग ऐड तो पूरा करेंगे। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो लास्ट में डिडक्शन देंगे, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो इसका दोबारा कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है। इसका हम लोग का कैलकुलेशन एक ही बार ऐड कर दिए, काम खत्म। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसका डिडक्शन लास्ट में दिया जाएगा, ठीक है। वो कैसे देंगे वो बता दूंगा अभी। अभी क्या देख रहे हैं, अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस। तो ये इतने टाइप के अलाउंसेस होंगे। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि एक अलाउंसेस था यहाँ पर एच आर ए, वो कौन सा था, जिसमें मीनिंग ऑफ सैलरी यूज़ होता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको स्टॉप करके रखा हुआ, अभी तक अमाउंट पुट नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद परक्यूसाइट्स आती है। परक्यूसाइट्स में कौन से थे, टैक्सेबल, ठीक। पहला क्या था, चलो कार फैसिलिटी ले लेते हैं। कार फैसिलिटी में याद है, अगर हमने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया तो पूरा एग्जाम, पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया तो पूरा टैक्सेबल, लेकिन कार के कॉस्ट का 10% जितने भी खर्चे हुए वो ऐड करके जो फैसिलिटी आती है वो है। अगर हमने बोथ पर्पज़ के लिए यूज़ किया तो या तो 2400 पर मंथ, या तो 1800 पर मंथ, या तो 900 पर मंथ, या तो 600 पर मंथ, उनके कैटेगरी के बेसिस पे हमने चार्ज करेंगे। लेकिन कहीं भी सैलरी आ रही है क्या, नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे और अमाउंट पुट कर देंगे। और क्या था, RFS था, रेंट फ्री हाउस था। रेंट फ्री हाउस में सैलरी की मीनिंग आती है,
आ रही थी। अगर आपका जो आपके एम्प्लॉयर का खुद, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो शायद सैलरी का मीनिंग नहीं आएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो गवर्नमेंट का रूल होगा कि आपका 1,000 पर मंथ है, 2,000 पर मंथ है, 10,000 पर मंथ है, वो टैक्सेबल करके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो आपका RFH कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अगर कंपनी का खुद का घर है तो पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड, या तो 15% ऑफ सैलरी, या तो 10% ऑफ सैलरी, या तो 7.5% ऑफ सैलरी। तो उसमें मीनिंग ऑफ सैलरी आती है। तो ये जो मीनिंग ऑफ सैलरी आती है इसको हम क्या करके रखेंगे, ब्लॉक करके रखेंगे, क्योंकि इसमें भी मीनिंग ऑफ सैलरी इंक्लूड है। ये हो जाएगा स्टॉप, तो स्टॉप करके रखेंगे। क्लियर है? RFH और कौन से पढ़े हमने? फैसिलिटीज़ कौन सी पढ़ी है बोलो? होटल फैसिलिटी पढ़ी है। अगर आप 15 डेज़ के अंदर रुकते हो तो आपके लिए बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आप 15 डेज़ के ऊपर रुकते हो तो आपको टैक्सेबल होगा, लेकिन कितना? 24% ऑफ सैलरी। अगेन यहाँ पे सैलरी आ गई। तो होटल फैसिलिटी में भी सैलरी आती है, तो इसको भी हम क्या करके रखेंगे, स्टॉप करके रखेंगे। आ रही बात समझ में? क्या बोल, होटल फैसिलिटी में भी था 24% ऑफ सैलरी। सैलरी कितने समय की थी? जितना स्टे करोगे उतने समय की सैलरी। ठीक है। आप अगर 15 दिन रुके तो कितने दिन की सैलरी? गलत, 15 दिन अगर रुके हो तो आपको पूरा एग्जाम्पशन होगा, कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आप 20 दिन रुके हो तो कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आपके सैलरी भी कितने दिन का कैलकुलेट किया जाएगा? 20 डेज़ के लिए लिया जाएगा। क्लियर है? हाँ ठीक है, कोई डाउट है क्या? ठीक, और कौन सी फैसिलिटी से बता देना फटाफट। मेडिकल है, नहीं वो अलाउंसेस में था। मिल सकता है, मिलने में कुछ नहीं है, जिनमें क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? मेडिकल फैसिलिटी आपको मिली है। मेडिकल फैसिलिटी में भी हम लोग देखे थे कोई भी सैलरी का पार्ट नहीं था। अगर आप अपने एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में इलाज कराते हो तो फुल्ली एग्जाम्ड, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराते हो तो फुल्ली एग्जाम्ड, अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में इलाज कराते हो जहाँ जिस हॉस्पिटल को चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अगर अप्रूवल दिया है तो वो पूरा का पूरा एग्जाम्ड होगा। अदर दैन दैट आप पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। कहीं भी सैलरी वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी का भी यूज़ डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्या था? और लीव ट्रैवल कंसेशन था, वो भी क्या होगा, पूरा टैक्सेबल होगा या तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसमें सैलरी का पार्ट नहीं था। और क्या क्या पढ़े? एजुकेशन फैसिलिटी था। एजुकेशन फैसिलिटी में भी सैलरी नहीं थी, या तो पूरा टैक्सेबल होगा 1000 के अंदर होगा तो, या तो पूरा का पूरा, मैं टैक्सेबल बोला गया, 1000 के अंदर होगा तो पूरा एग्जाम्प्ट, 1000 के ऊपर होगा तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। 1000 रुपीज़ क्या पर मंथ पर चाइल्ड, और फॉर कितने चिल्ड्रन? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। एजुकेशन फैसिलिटी है, अलाउंसेस। ठीक, और कौन से पर्क्विसाइड्स पढ़े हमने? बिल, अच्छा मिल, तो वही बोले, मैं को बता दिए। मिल फैसिलिटी अप टू ₹50 पर मील एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्सेबल होगा। इसमें भी सैलरी इन्वॉल्व है क्या? नहीं, तो डायरेक्ट अमाउंट पुट करेंगे। आ रही बात समझ में? अब पर्क्विसाइड्स के बाद क्या क्या चीज़ें हैं? और RPF मिला हमें, है ना। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे हम लोग? RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सैलरी इन्वॉल्व है, 12% ऑफ सैलरी, तो सैलरी है, तो इसको भी हम लोग स्टॉप करके रखेंगे। इसका भी अमाउंट डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग स्टॉप करके रखेंगे, क्योंकि जिसमें सैलरी यूज़ होगी वो उसका कैलकुलेशन हम लोग लास्ट में करेंगे। और क्या होता है? 7 पॉइंट इंटरेस्ट ऑन RPF कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन RPF, इसमें तो सैलरी इन्वॉल्व नहीं होती है, 9.5% ऑफ RPF होगा। ठीक है, तो 9.5% ऑफ RPF, इसमें सैलरी यूज़ है क्या? नहीं, तो इसका डायरेक्ट अमाउंट टैक्सेबल निकालेंगे, एग्जाम निकालेंगे, जो भी निकालेंगे और पुट कर देंगे। और क्या था? नेक्स्ट गिफ्ट था। गिफ्ट अगर हमें हमारे एम्प्लॉयर गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं तो या तो टैक्सेबल होगा या तो एग्जाम्प्ट होगा। यहाँ पर भी सैलरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गिफ्ट दो टाइप के होते हैं, या तो कैश या तो काइंड। कैश में होगा तो पूरा टैक्सेबल, काइंड में होगा तो 5000 तक एग्जाम्प्ट। ठीक है, और क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन कंसेशनल रेट पे, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी टैक्सेबल होगा डायरेक्ट, इसमें भी सैलरी यूज़ नहीं किया गया।
तो ये सारी चीज़ें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर, मैं क्या, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो जिसमें जिसमें मीनिंग ऑफ सैलरी यूज़ होता है उसको हम लोग रोक के रखेंगे। और ये टोटल करने के पहले अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक इंडिविजुअल को सॉल्व किया जाएगा। जैसे एच आर ए में क्या क्या चाहिए था, एच आर ए में क्या क्या चाहिए था, बेसिक सैलरी चाहिए थी, प्लस डियरनेस पे चाहिए था, प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाला कमीशन चाहिए था। क्लियर है? अब जब इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे एच आर ए को, तब हमारे पास ऊपर की सारी सैलरी मिल चुकी होगी कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है हमारे पास, मीनिंग ऑफ सैलरी की सारी चीज़ पता होंगी। तो जो जो हमारे पास होगा उनको ऐड करेंगे एंड सैलरी का मीनिंग निकालेंगे, एंड उसका परसेंटेज के बेस पे या फिर जो भी कैलकुलेशन होगा वो फुलफिल करेंगे। वैसे ही हम लोग आर के लिए भी देखेंगे। आर में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या चाहिए था, हमें बेसिक सैलरी चाहिए था, प्लस डियरनेस पे चाहिए था, प्लस कमीशन, एनी टाइप ऑफ कमीशन चाहिए था, और क्या चाहिए था, प्लस बोनस चाहिए था, और प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस चाहिए थे रेंट फ्री हाउस के लिए। क्लियर है? तो ऐसे ही हम लोग अब एक एक करके इंडिविजुअली सैलरी कैलकुलेट करेंगे, और हर सैलरी के बेस पे हम लोगों को फाइनली अपने जो रोक के रखे थे उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो तकलीफ ऊपर सैलरी, ठीक है। तो ये होने के बाद जब सब कुछ हमारे पास मिल जाएगा, सारे अमाउंट जब हम लोग को मिल जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने इनकम को टोटल करेंगे, टोटल सैलरी को टोटल किया जाएगा। टोटल सैलरी को क्या बोला जाएगा, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से हम हमें माइनस करने हैं कुछ कुछ डिडक्शंस। डिडक्शन में सबसे पहला होगा सेक्शन 16 आई ए बोलो या 1A बोलो, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लास्ट ईयर तक 40,000 था, इस साल कितना हो गया, तो 50,000 का डिडक्शन हो गया। तो अब जो पढ़ेंगे हम कितने का पढ़ेंगे, तो 50,000 का डिडक्शन होगा। सेकंड डिडक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2, ये होगा हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, है ना। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का जो भी अमाउंट होगा माइनस करेंगे, इसका कोई फिक्स नहीं है, इसका क्या हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड आपको इतना तो मिलेगा ही, ठीक है। और एंटरटेनमेंट लॉसेस का मिलेगा तो कैलकुलेशन के बेसिस पे 20% ऑफ सैलरी, 5,000 रुपये एक्चुअल में मिला जितना, उनमें से जो सबसे छोटा होगा उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। तो लेकिन ये किसके लिए होता है, ओनली टू, ये किसको मिलता है, सिर्फ ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्लियर है? और एक और होगा लास्ट में 16(3), जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं। तो जितना भी अमाउंट होगा वो माइनस किया जाएगा, ठीक। बस अब लास्ट में जो बैलेंस बचा ये हमारा क्या बना, टैक्सेबल सैलरी। क्लियर है? ये हम लोग का टोटल टैक्सेबल सैलरी होगा, और बस यहाँ पे अपना सॉल्यूशन खत्म। एक चीज़ बस मिस है अपने पास अभी तक के, ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, 50 माइनस कर देना है बस। बट मान लो कि हमारे पास ग्रॉस सैलरी किसी रीज़न से हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है 40,000, तो डिडक्शन भी कितना मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000। 40 में से 40 माइनस हो सकता है क्या, गुड। तो इसलिए हम लोग कितना माइनस करेंगे, मैक्सिमम 40,000 माइनस करेंगे, विदाउट, ठीक। अच्छा, और भी क्या क्या था, एडवांस बोला गया, देखो और भी चीज़ें थी जिससे मैं याद आ रही है अभी भी, क्या एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी क्या होगी, टैक्सेबल होती है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वैसे ही एक और चीज़ ऐड होगी, लिखना भूल गया इसलिए मैं उसी, चलो नीचे बताता हूँ, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे लिए। एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हुआ था, मैं एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में नहीं बताया। एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है ना, क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स हम लोग पे करते हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब प्रोफेशनल टैक्स हम लोग पे करेंगे। तो जो टैक्स पे किया जाएगा वो हो सकता है हम लोग डायरेक्ट पे कर रहे हैं, मीन्स एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है। एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है तो उसके लिए कोई बेनिफिट है क्या, नहीं। हाँ, हाँ, नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने कोई टैक्स पे किया है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया है, तो कौन पे कर सकता है, देखो पहला एम्प्लॉय खुद पे कर सकता है,
एम्प्लॉय अपने प्रोफेशन में रह के जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट का टैक्स पे करना होगा, एम्प्लॉय ने खुद पे किया तो वो बेनिफिट है क्या? नहीं। लेकिन वो टैक्स पे कर रहा है, इसीलिए उसको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 के बेस पे। ठीक है, तो जिसको डायरेक्ट डिडक्शन मिलेगा, डायरेक्ट डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन ये 16। क्लियर है क्या? लेकिन अगर इसके बिहाफ में एम्प्लॉयर ने पे किया होगा तो वो बेनिफिट है कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर पेड बाय एम्प्लॉय था तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं था, सीधा डिडक्शन मिल गया। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है तो हमारा बेनिफिट है कि नहीं? अगर वो हमारा बेनिफिट है तो पहले वो हमारे सैलरी में ऐड होगा। पहले क्या होगा? ऐड इन सैलरी। एम्प्लॉयर हमारा हमें कुछ भी देता है तो वो सैलरी में ऐड होता है कि नहीं होता है? होता है। तो पहले हम क्या करेंगे? सैलरी में ऐड करेंगे एंड देन क्या दिया जाएगा? उसका डिडक्शन दिया जाएगा। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? तो अगर हमारा एम्प्लॉयर हमारे बिहाफ पे पे करता है तो पहले हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे एम्प्लॉयमेंट टैक्स। यहाँ लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट टैक्स इफ पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो ऐड होगा, हमने पे किया तो हमारा खर्चा है, इनकम है क्या, तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डिडक्शन बोला गया है इसलिए डिडक्शन तो मिलेगा भाई। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो पहले ऐड किया जाएगा, हमारा बेनिफिट बन गया इसलिए, और लास्ट में डिडक्शन मिलता है इसलिए डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो 3 टाइप की डिडक्शन हो गई इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कितने डिडक्शन? 3। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 फिक्स है, दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, तीसरा एम्प्लॉयमेंट टैक्स। उसमें से भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सिर्फ किसके लिए है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उसका पॉइंट नहीं दिया जाएगा। तो अब ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। एक बार तुम लोग इसको पढ़ लो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ को पढ़ो और कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लो। ठीक है?